हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग सेशन में हमने दो टॉपिक्स को लिया था। वन ऑफ अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ बिकॉज चोला के ऊपर आज न्यूज़ थी। ठीक है, तो चोला इंस्क्रिप्शंस। तो इस रेफरेंस में देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द लोकल बॉडीज एंड द सेल्फ गवर्नेंस इन द चोलास। एंड द सेकेंड वन इज अबाउट एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है अबाउट द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, और उस रेफरेंस में बोल रहा है कि जो ब्लैक कार्बन की वजह से द ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये दो टॉपिक्स है, कंटेम्प्रेरी है एंड देयरफॉर स्टैटिक तो है ही है पर करंट के अंदर भी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। So the Cholas are said to have established a strong and well organized administration with an element of self-government at the local level. Do you agree? ठीक है, element of self-government at the local level. Now in this reference, when you're writing the answer, आप सबसे पहले तो बताएंगे कि चोला की जो सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि चोला को आप इंट्रोड्यूस करेंगे और बोलेंगे कि इनकी वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क अचीवमेंट्स इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। ठीक है, फिर आप डिफरेंट जो असेंबलीज है जैसे कि सभा हो गई, उर हो गई, नगरम हो गई, इन सब के बारे में ब्रीफ में बताएंगे। इनकी फंक्शनिंग कैसे होती थी, इसके अंदर कौन सी बॉडीज़ होती थी, जैसे कि सभा के अंदर वरीयम होता था। ठीक है, उन सब के बारे में आप ब्रीफली बताएंगे और फिर बताएंगे कि वॉज देयर एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और नॉट। तो किस लेवल तक, किस हद तक ये सेल्फ गवर्निंग थी, क्या ये डेमोक्रेटिक थी, आज के टाइम के हिसाब से क्या वो डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। सो दोज एस्पेक्ट्स यू हैव टू कवर एंड लास्ट में इसी बात पे आपको कंक्लूड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें आज की न्यूज़ में भी ये रेफरेंस दे रखा है। इनफैक्ट 7th की जो NCERT है उसमें भी चोला इंस्क्रिप्शंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स, इसका रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रखा है एंड दिस गिव्स अस एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रह्मदेव विलेजेस। ब्रह्मदेव विलेजेस मतलब चोलास ने ब्राह्मण्स को विलेज दिया था, ठीक है, लैंड दिया था फॉर सेटलमेंट, एंड इनकी सेल्फ गवर्नेंस के लिए देयर वाज अ असेंबली नोन एज दी सभा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सभा के बारे में पता लगता है, बट बियॉन्ड दैट देयर आर अदर बॉडीज ऑल्सो सच एज उर एंड नगरम। अब आज का जो न्यूज़ था उसमें बताता है कि एक टेम्पल है, कांतलेश्वर टेम्पल है यहाँ पे, तो उसमें बता रहा है अबाउट द वे मेंबर्स ऑफ द सभा वर इलेक्टेड। सभा के अंदर बेसिकली देयर वर कमिटीज विच आर नोन एज वरीयम। ठीक है, तो वरीयम जो है कमिटीज, उसमें से ये जो लोग कैसे सिलेक्ट होते थे और कैसे काम करते थे उसके बारे में कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए रखे हैं। चलिए, तो चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी दैट इट वाज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी और इसके अंदर देवर कॉर्पोरेट असेंबलीज एट वेरियस लेवल्स। तो कौन सी थी? सभा थी, उर थी और नगरम। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सभा के रेफरेंस में, इनफैक्ट मैंने कभी भी उर का रेफरेंस नहीं देखा कि उर के बारे में हमें कहाँ से पता लग रहा है। तो सभा की जब हम बात करते हैं, सभा इज बेसिकली द असेंबली ऑफ द ब्रह्मदेव विलेजेस। ठीक है, अब असेंबली तो होती है जैसे आज की पंचायती इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आपकी पंचायत होती है विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड द सभा, तो लाइक सभा, ग्राम सभा। तो वैसे ही इसके अंदर हमें पता है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में पता लगता है। ठीक है, तो सभा के बारे में आप बता सकते हैं, सो दे वर एसोसिएटेड विद द ब्रह्मदेव विलेजेस, हमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। और इन सभा के अंदर देयर वर सेवरल कमिटीज नोन एज वरीयम। एक आधी कमेटी का नाम दे दीजिए। देखो, एक कमेटी है एरी वरीयम, ठीक है, द टैंक कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे आप इसका नाम दे सकते हैं। तो एरी वेरियम करके है एंड देयर वर अदर कमिटीज ऑल्सो लाइक स्कूल, आपका स्कूल हो गया, वहाँ पे रोड के बारे में हो गया, कोई भी चीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर हो गया, किसी के बारे में भी देवर सेपरेट कमिटीज। बियॉन्ड दिस देवर कमिटीज फॉर द
उर इज बेसिकली द विलेज ऑफ द लोकल फार्मर्स, तो जिनको बोलते थे विलाल्स। ठीक है, तो विलाल्स के रेफरेंस में है। सो दे आर नॉन ब्रह्मदेय विलेजेस। इनमें देवर टैक्स ऑफिशियल्स नोन एज दंडल और टैक्स कलेक्टर एंड नियर नटर। कुछ नाम ऐसे ही दे सकते हैं आपको, इससे आपको थोड़ा और आप सब्सटैंशिएट कर देते हैं अपने व्यू पॉइंट्स को। नेक्स्ट यहाँ पे अब जब बात करते हैं नगरम रह गया, तो नगरम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस। आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं एक्चुअली। तो नगरम इज़ बेसिकली द गवर्नेंस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़। और अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या क्या काम होते हैं बेसिकली, आप आज भी सोचिए। टैक्स लगा दिया, ट्रेड रेगुलेट कर दिया, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में क्या क्या इंफ्रा होगा वो सब ये डिसाइड करते थे। बट एक चीज़ कॉमन है दैट देयर वाज अ लेजिस्लेटर, एक असेंबली थी, एंड देन देयर वर सेवरल कमिटीज नोन एज द वरियम। अब अगर देखा जाए देयर इज़ डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें डेफिनेटली एलिमेंट है, क्योंकि जो कमिटी है जैसे आज भी होता है, तो कमिटी हो गई, अलग अलग कमेटी हो गई, तो दे में डिफरेंट कमिटीज़, 1 कमेटी 2 कमेटी 3, टैंक की कमेटी, किसी चीज़ की कमेटी, तो वो हो सकती है आपकी। सो अल्टीमेटली दे आर आंसरेबल टू द सभा। ठीक है, तो सभा में से कुछ लोग इलेक्ट होते हैं, उनको ऑफिस मिलता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर मिलती है। सो अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल। और ये लोग अपने आप में आपस में ये लोग डिसीजंस ले रहे हैं। इनको ऊपर से नहीं बोला जा रहा आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। एटलीस्ट जब तक हमने ये डिस्क्रिप्शन देखा है, हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा। सो डेफिनेटली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ओवर हियर। बट वी कैनॉट से सेल्फ गवर्नमेंट तो कह सकते हैं, बट स्टिल इट कैनॉट बी कंसिडर्ड that we can only say that there were certain elements of self-government, but it was not truly self-governing as well as democratic as can be said in the modern sense. तो आज के कंटेक्स्ट में हम लोग इसको सेल्फ गवर्निंग या फिर डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, एट बेस्ट कह सकते हैं देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इट। ऐसा क्यों? पहली बात, ये जो सभा और कमेटी की जो फंक्शनिंग के लिए किंग अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट करता था। सो किंग यूज टू अपॉइंट हिज ऑफिसर्स, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑफिसर को अपॉइंट करता था एंड दे यूज टू सुपरवाइज कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो इन इवन दो देयर वाज अ कमिटी, बट देन द किंग का एक कंट्रोल था यहाँ पे। दूसरी चीज़, ये आपके इसी इंस्क्रिप्शन में दे रखी है न्यूज़ आर्टिकल के अंदर। तो कहता है कि देयर वर सर्टेन कंडीशंस, अगर किसी को कमिटी में सिलेक्ट होना है, वरियम में सिलेक्ट होना है फ्रॉम द सभा, ठीक है, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन नॉर्म्स। पहली बात, ये इलेक्शन के बेसिस पे नहीं हो रहा है, जैसे आज इलेक्शन के बेसिस पे कमेटी में जाते हैं वैसे नहीं है, बट इट इज़ ऑन द सिस्टम ऑफ लॉटरी। तो एक बर्तन होता है जिसमें सब लोग अपने अपने नाम डाल देते हैं और एक छोटा सा बच्चा उसको पिक करता है, उसके बेसिस पे नाम उसका अलॉट होता है। So this system was followed, so it was not democratic. And also the conditions that were set, for example, somebody should have the knowledge of the Vedas, should be highly educated, should have land, should be of clean heart. So it was not inclusive enough. At the same time, certain recommendations, certain qualifications were in its very nature like disqualifications. He should be of clean heart is very subjective. Okay? So therefore we cannot say that we can at best say that there are certain elements of self-government, but truly speaking it does not have the modern day concept of self-governance, or they are democratic in reality. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लैक कार्बन? डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अच्छा, तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है विच टॉक्स अबाउट कि ब्लैक कार्बन से हिमालयाज़ को क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इस रेफरेंस में सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करोगे कि ब्लैक कार्बन क्या है, सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या है, क्या कहती है, क्या रिट्रीटिंग हो रहा है। फिर आप बताओगे कि कैसे वो इम्पैक्ट करता है हिमालयाज़ को। तो 150 मार्क्स का, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप छोटा सा आंसर इसमें लिखोगे। So black carbon is basically the sooty black material emitted from gas and diesel engines, coal-fired power plants and other sources that burn fossil fuels. It comprises a significant portion of particulate matter or PM which is in air pollutant. ठीक है, कोई भी आपका जो गाड़ी से पोल्यूशन निकल रहा है, धुआं, कार्बन बर्न नहीं होता, तो जो
पार्टिकुलेट मैटर होता है वो आपका ब्लैक कार्बन है। अब ये हिमालयाज़ के ऊपर डिपॉजिट हो गए, हवा की वजह से हल्के हैं तो हवा की वजह से डिपॉजिट हो गए। तो डिपॉजिट होने से क्या हो रहा है कि पहली बात तो हिमालयाज़ स्नो है तो वाइट है तो उसका एल्बिडो कम होता है। एल्बिडो समझते हो आप कि ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, वाइट लाइट है, पर ब्लैक है तो ऑब्जॉर्ब ज़्यादा करती है। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्टेंस। तो रिफ्लेक्ट मतलब ऑब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है तो फिर ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। एंड दूसरी बात, बिकॉज देर इज़ ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो देर इज़ मोर हीटिंग, हीट अब्जॉर्ब हो रही है एंड ओवरऑल उस जगह का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। So a new report of the World Bank Glacier of Himalayas have basically drawn the attention of the issue of retreating glaciers in the Himalayas. ठीक है, so this fact is there that it is estimated that 0.3 meters per year the glaciers retreat हो रहे हैं। तो ये आपका इतना सही बताना है क्योंकि 150 वर्ड्स का ही है। बियॉन्ड दिस इफ़ यू वांटेड टू से वी कुड हैव एडेड दैट इसका ग्लेशियर्स का इससे होने से इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब ऑब्वियसली ग्लेशियल रिट्रीट होता है, मेल्टिंग हो रही है वहाँ पे, तो शुरू में तो फ्लैश फ्लड्स होंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स होगा, कुछ ना कुछ जो अर्बन इंफ्रा है वहाँ का वो डिस्ट्रॉय होगा। At the same time, it may affect the long-term viability of the Himalayan rivers that we have, perennial nature of the Himalayan rivers, so that will get affected, right? And Himalayas are also known as the third pole, so it will affect the overall environment. It may have an impact on the monsoonal cycle also. So these are certain points. If it was a longer answer, you could have mentioned, yes, मैं और कुछ पूछा होता तो आप उसको बता सकते थे। Beyond this, ब्लैक कार्बन को रोकने के लिए एक नॉर्मल तो स्कीम है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, उसमें एक हिमालयन कॉम्पोनेंट है, बट दैट इज़ ओनली फॉर स्टडिंग द इकोलॉजी ऑफ द हिमालयाज। इफ वी रियली हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, इट्स द प्लेन एरियाज वेयर वी नीड टू फोकस ऑन। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है जो कितना एमिशन करते हैं, कोल बेस्ड फायर प्लांट्स, उसको हमें रोकना चाहिए, उसको हमें रेगुलेट करना चाहिए, पोल्यूशन नॉर्म्स। वी शुड लुक टू earlier adoption of the BS6 and more advanced emission norms on the automobile vehicles. ठीक है, further the pollution that takes place during the festivals, वो सब चीज़ों को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। So this is all we have in this particular session. Thank you for streaming in. Bye bye, take care and all the best.